बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान साहब। हम दो एंगल्स पे बात करेंगे। जो आइनी तरामीम का मामला जो चल रहा है, इस वक्त 4 बजे हैं और इस वक्त भी मौलाना के घर आनियाँ जानियाँ जो है वो लगी हुई हैं और सदर आसिफ अली ज़रदारी वहाँ पे जा रहे हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मतीउल्लाह जान साहब से कि कल जो मुसवदा खुसूसी कमेटी ने मंजूर किया है उसमें कौन कौन सी शिकें ऐसी हैं जहां पे आइन में तरमीम होने जा रही है और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो एक नई स्टेट विद इन स्टेट जो है वो बनाने की कोशिश जो है वो की जा रही है, और उसके असरात क्या होंगे, और क्या हुकूमत जो कंट्रोल आइनी अदालत के ज़रिए हासिल करना चाहती थी वो किसी हद तक अब जो है वो दूसरी तरफ से आकर जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जो कंट्रोल हासिल करना चाह रही है। इसके अलावा हम बात करेंगे कि अख्तर मैंगल वो जो है वो इस्तीफ़ा दे के बैरून मुल्क चले गए थे और रात को सुबह जो है वो वापस आए हैं, और उन्होंने बड़ी सख्त गुफ्तगू भी की है कि उनके 2 सेनेटर्स को उठाया गया था। उन्होंने ट्वीट्स की थी पिछले 3 रोज़ कबल और बड़ी दर्दनाक किस्म की ट्वीट्स थी। तो अख्तर मैंगल की जो एंट्री है इस सारे मामले में, उस पर भी जो है वो बात करते हैं। मतीउल्लाह जान साहब, क्या मुसवदा जो है अभी आप इसको कैसा देख रहे हैं? मतलब जो गवर्नमेंट है वो ऐसे लग रहा है कि कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है सुप्रीम कोर्ट को, तो कोई ये मुसवदा बताता है कि कुछ ना कुछ कंट्रोल वो हासिल कर लेंगे, या नहीं ये बिल्कुल होम्योपैथिक मुसवदा है और इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट को तो कंट्रोल करने की कोशिश जनरल मुशर्रफ ने भी की, उससे पहले जनरल ज़िया-उल-हक ने की, फील्ड मार्शल अयूब खान ने भी की। ये पहली बार ऐसे है कि हमें एक डमी सिविलियन हुकूमत जो है वो नज़र आ रहा है कि वो भी शायद इसमें इंटरेस्ट रखती है सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोल करने के लिए। और सबसे बड़ी वजह यह है कि जिस तरीके से जनरल ज़िया-उल-हक और जनरल मुशर्रफ के दौर में PCO जारी होते थे आइन में तरमीम के लिए, अब इस मौजूदा सिविलियन हुकूमत ने भी तकरीबन वैसे ही हथकंडे अपनाए हैं कि जिस तरह कोई PCO जारी हो रहा है। और हत्ता कि PCO के ऊपर तो खैर अमल दरामद ही करना होता था क्योंकि वो तो 1 मैन शो होता था। तो यहाँ पे तो PCO जारी करवाने के लिए सिविलियन हुकूमत के ज़रिए लोगों को अगवा और उनको तशद्दुद और घरों में डाले भेजना, और जिस तरह के इल्ज़ामात अब हम देख रहे हैं अरकान पार्लियामेंट की तरफ से लगाए जा रहे हैं। अब अख्तर मैंगल साहब भी आ गए पाकिस्तान, उन्होंने भी कुछ इंकशाफात किए हैं इस हवाले से, जिनकी तरदीद तो की है सिक्योरिटी ज़राए ने। मगर इस सब के बावजूद ये लगता ये है कि ये आइनी तरमीम का वाहिद और बुनियादी मकसद ये था कि किसी भी तरीके से उस सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोल करना, उसको गैर मौसर करना, उसको तकसीम करना कि जो सुप्रीम कोर्ट 12 जुलाई के मखसूस नशस्तों के फ़ैसले पे अमल दरामद करना चाहती है और जो सुप्रीम कोर्ट जो 8 फरवरी के 2024 के मतराज़ा इलेक्शन हुए हैं, उन इलेक्शंस के जो इंजीनियर्ड रिज़ल्ट्स हैं उस तारीख को भी दुरुस्त करना चाहती है। तो उस सुप्रीम कोर्ट को रोकना है, और वाज़े तौर पर जस्टिस मंसूर अली शाह जो है वो मौजूदा हुकूमत के निशाने पे हैं। और इस तरमीम के हवाले से जो आइनी अदालत, वफाकी आइनी अदालत का एक हवा खड़ा किया गया, एक स्मोक स्क्रीन खड़ी की गई, उस स्मोक स्क्रीन के पीछे असल हदफ जो था वो यही जस्टिस मंसूर अली शाह थे। और जस्टिस मंसूर अली शाह को जब तक इबरत का निशान नहीं बनाते हमारे ताकतवर इदारे, इस्टाब्लिशमेंट या मौजूदा हुकूमत, तो उस वक्त तक बाकी जजेस भी अब खुल के सामने आ रहे थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का ख़त हमारे सामने है, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस मलिक शहजाद अहमद के जो खतूत हैं, करस्पॉन्डेंस हैं, वो हमारे सामने है। तो तमाम अदलिया के अंदर एक किस्म की बेदारी हुई थी और वो तमाम जजेस स्टैंड ले रहे थे खुफिया इदारों और इस्टाब्लिशमेंट एजेंसीज़ की मुदाखलत के ऊपर। तो ऐसे वक्त में इस आइनी तरमीम के ज़रिए अब उस तमाम जो एक किस्म की मज़ाहमत एक अदलिया के अंदर देखने को मिल रही थी उसको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक सुप्रीम कोर्ट, जैसे वो कहते हैं कि रियासत के अंदर रियासत तो है ही हमारे मुल्क में, अब हम देखेंगे कि अदलिया के अंदर एक मतवाज़ी अदलिया बनाने की कोशिश की जा रही है, जिसके अंदर हुकूमत का बराह रास्त रोल होगा बेंचों की तश्कील में, सियासतदानों की शिरकत और मशावरत के ज़रिए, और इसी तरह जो जजों की तैनाती है उसके अंदर भी अब सियासतदानों का किरदार बढ़ा दिया गया है। तो ये एक बहुत वाज़े मैं समझता हूँ एक काउंटर कू है जो कि रियासती इदारों की तरफ से किया जा रहा है, और अदलिया की आज़ादी को ख़त्म करने के लिए ये कोशिश है। तो ये जो ड्राफ्ट आया है इसके अंदर बहुत सारी ऐसी मिसालें, जिसमें एक तो उन्होंने जो जुडिशल कमीशन की तश्कील नौ की है। आप देखें कि एक एक वोट अब हुकूमत के लिए मैटर करता है। ये जो 175A में जुडिशल कमीशन बनाया गया था, इसके अंदर जो थे 13 मेंबर्स थे, और उन 13 मेंबरों में से एक मेंबर था सुप्रीम कोर्ट का साबिक जज या फिर साबिक चीफ जस्टिस।
वो भी इसका मेंबर, उसको चीफ जस्टिस ने अपने जजों की मशावरत से तैनात करना था, ठीक है, जो 18वीं तरमीम में था। फिर जो तरमीम सामने आई उसमें कहा गया कि वो कमीशन की मशावरत से वो जज चीफ जस्टिस साबिक जो है या जज तैनात होगा। ठीक है। फिर अब जो लेटेस्ट जो कमेटी ने मंजूर की है उसमें वो साबिक चीफ जस्टिस या साबिक जज सुप्रीम कोर्ट का उसका नाम ही उड़ा दिया गया और उसकी जगह किसको डाला गया है? उसकी जगह जो लिखा गया है बड़ा दिलचस्प है कि एक खातून होगी या फिर एक गैर मुस्लिम होगी जो कि सेनेट के टेक्नोक्रेट सीट के ऊपर मुंतखब होने की अहल होगी, यानी कि मुंतखब नहीं होगी, यानी सेनेटर नहीं होगी, मुंतखब होने की अहल होगी। कोई भी खातून, कोई भी अक़लियती या गैर मुस्लिम शख्स जो है जो कि सेनेट के टेक्नोक्रेट की सीट पे मुंतखब होने का अहल हो, मुंतखब ना हो, तो यानी कि हम इसको नॉमिनेट करेगा स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली। इससे बड़ा मजाक क्या होगा कि जो नेशनल असेंबली का स्पीकर है वो सेनेट के मुंतखब होने के अहल शख्स की नॉमिनेशन नेशनल असेंबली का स्पीकर करेगा। नॉन मुस्लिम या खातून कोई भी, एक तो सेनेट के टेक्नोक्रेट पे अहल होने का होगा, दूसरा वो स्पीकर करेगा, चेयरमैन सेनेट नहीं करेगा। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है सेनेटर नहीं होगी वो, यानी जिसने हल्फ नहीं उठाया होगा, जिसने आइन के ऊपर हल्फ नहीं उठाया होगा बतौर एक मुंतखब पार्लियामेंटेरियन, तो वो क्या होगा? अब इसके मुताबिक तो हमारे स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का कोई बावर्ची भी हो सकता है जिसकी थोड़ी बहुत तालीम हो, BA पास हो, मास्टर हो, या उसने कोई टेक्निकल स्किल हो, या उनका कोई ज़ाती सेक्रेटरी या मुलाजम भी हो सकता है। और वो अब जुडिशल कमीशन में बैठ के उसका एक वोट होगा और वो जो है जो सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तैनाती है या हाई कोर्ट में जजेस की तैनाती है उसके ऊपर वो इन आइनी फोरम्स के अंदर शरीक होगा। तो ये एक नई चीज ऐड कर दी गई है जुडिशल कमीशन के अंदर। इसमें जो जिस तरह आइनी तरमीम के लिए हुकूमत जो है वो नंबर गेम ऊपर नीचे जा रही है, तो ऐसे लगता है कि हुकूमत ने एक साबिक जज या चीफ जस्टिस को इसका मेंबर होने से निकाल के एक जो है वो ऐसा बंदा डाला है जो स्पीकर जिसका इंतखाब करेगा। तो इसका मतलब है कि नंबर गेम जो है वो हुकूमत ऊपर रखना चाहती है, अपनी मेजॉरिटी रखना चाहती है। देखिए ना, आप सीधी सी बात है कि अगर साबिक चीफ जस्टिस या साबिक जज सुप्रीम कोर्ट का कोई भी होता, जो नाम का भी जज क्यों ना हो, कम से कम उस बंदे ने कोई फैसले लिखे होते हैं, कोई फैसले दिए होते हैं, उनमें थोड़ी सी शर्म हया होती है, वो थोड़ा सा देखभाल चीज़ें देखते हैं। तो इसलिए हुकूमत को ये शक था कि ये जो भी लगेगा साबिक चीफ जस्टिस या जज, वो होगा तो जज ना, तो वो कोई ऐसा राह चलता बंदा तो नहीं होगा जो MA पास या BA पास उसको पकड़ के स्पीकर कौमी असम्बली लगा दे और कहे कि जी ये सेनेट का टेक्नोक्रेट बनने का अहल है। ठीक है, तो उनकी एक वोट तो उन्होंने अपनी रख ली, यानी ज़ाती मुलाजम एक आप समझ लें कि उन्होंने अपने जुडिशल फोरम में डाल दिया। और अब नंबर गेम क्या हो गई? देखिए, इस जुडिशल कमीशन के पहले 13 अरकान थे, उनमें एक चीफ जस्टिस, 4 सीनियर तरीन जज, ठीक है, और फिर एक लॉ मिनिस्टर, एक अटॉर्नी जनरल और एक बार काउंसिल का नुमाइंदा जिसकी 15 साल प्रैक्टिस हो, और 2 सेनेट के मेंबर और 2 कौमी असम्बली के सियासतदान। ये 4 सियासतदान अब इस आइनी तरमीम में शामिल किए गए हैं। और उसके बाद उन्होंने क्या किया है कि जहाँ पे साबिक चीफ जस्टिस जज तैनात हो रहा था उसको निकाल के उस तजवीज़ को ख़त्म किया। हालांकि तजवीज़ थी, उस तजवीज़ को, बल्कि पहले मेरे ख्याल में जुडिशल कमीशन का मेंबर होता था साबिक चीफ जस्टिस, तो उसको ख़त्म करके अब इन्होंने डाल दिया कि कोई भी शख्स जो सेनेट का रुकन बनने का अहल हो, सेनेटर ना हो, और उसकी नामजदगी कौन करेगा? चेयरमैन सेनेट नहीं, कौमी असम्बली का स्पीकर करेगा। तो ये आप अंदाज़ा लगाए। और इसमें अब तादाद क्या होगी? मिसाल के तौर पे हुकूमत को कितनी अक्सरियत मिल सकती है? एक तो वो खातून या अक़लियती रुकन हुकूमत का होगा, दूसरा जो हुकूमती बेंच के दो मेंबर पार्लियामेंट, एक सेनेटर एक वो, ये 3 हो गए, और तीसरा जो है वो अटॉर्नी जनरल हो गया, चौथा लॉ मिनिस्टर हो गया। तो 4 तो ये हो गए पार्लियामेंटेरियन और एक वो खातून या अक़लियती मेंबर 5, और इसके अंदर जो बार काउंसिल का नुमाइंदा होता है वो भी ज़्यादा हुकूमत के साथ इन टच होता है, क्योंकि बार काउंसिल ग्रांट्स भी लेती है और मौजूदा बार काउंसिल तो आपको पता है वो इन टच ही नहीं है, वो तो हुकूमत ही है। तो लॉ मिनिस्टर का बार काउंसिल में बड़ा रोल होता है, उन्होंने अभी भी मेंबरशिप नहीं छोड़ी, हालांकि वज़ीर हैं, तनख्वाहें लेते हैं। तो 6 हो गए ये, तो टोटल 13 में से 6 अगर मेंबरान पहली हुकूमत के साथ हैं, तो वो जो 4 सुप्रीम कोर्ट के जज हैं और एक चीफ जस्टिस, उनमें से 1-2 तो वैसे ही हुकूमत के साथ होते हैं, हर दौर में रहते हैं। तो बड़ा आसान होगा हुकूमत के लिए जुडिशल कमीशन की कार्रवाई को
जो है वो हाईजैक करने के लिए और अपनी मर्जी के जजेस सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में तैनात करवाने के लिए। तो ये वो कंट्रोल है जो सियासतदानों को इस कमीशन में शामिल करके और एक नॉन पार्लियामेंटेरियन को, आम लोगों को उठा के सड़क से पकड़ के इस कमीशन में डाल के। अच्छा, इसमें एक सवाल है मेरा कि जो चार दो कौमी असम्बली के, 2 सेनेट के मेंबर होंगे और एक ये टेक्नोक्रेट वो जो कह रहे हैं अपना जो अहल होगा, ये 5 लोग हैं, इनका क्राइटेरिया क्या होगा? क्योंकि जब किसी को जज तैनात किया जाता है तो उसका पूरा एक रिकॉर्ड मंगवाया जाता है कि इसने 15 साल अगर या 10 साल जो है वो हाई कोर्ट्स में पेश होता रहा है तो कौन कौन से केसेस थे, इसका पूरा एक रिकॉर्ड मुरतब किया जाता है। फिर हाई कोर्ट के जज को सुप्रीम कोर्ट अगर लाना है तो उसका फिर उनका जो है वो ऊपर लाने के लिए उसको देखा जाता है। तो ये बहुत ही लीगल मामलात हैं जो आम बंदे को तो बिल्कुल भी समझ नहीं आते। तो इसको डिटरमिन करने के लिए फिर लोग भी तो वो कानूनी दिमाग होने चाहिए। ये आम लोग क्या क्राइटेरिया क्या होगा? देखिए, हमारी जो मेंबर कौमी असम्बली हैं उनके कोई तालीमी काबिलियत नहीं है और असूली तौर पे होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो अवाम से वोट लेके आते हैं और अवाम जो है उनकी तालीमी काबिलियत की बेस पे उन्हें वोट नहीं देती। अवाम जो है उनकी सियासी जमात के मंशूर के बेस पे उन्हें देती है और उन लोगों को देती है जो अवाम से राब्ते में रहते हैं। और अवाम बेचारे इतने तालीम याफ्ता नहीं है, ये सारे अवाम जो है ये कोई वकील नहीं होते, तो इसलिए उनसे वोट लेने के लिए वकील भी बराह रास्त मुंतखब नहीं हो सकते जब तक पार्टी बहुत ही कोई तगड़ी ना हो जिस पे वकीलों को भी लोग वोट दे दें, जैसे हमने पीटीआई के मामले में देखा। तो इसलिए पढ़ा लिखा होना कौमी असम्बली की रुकनीत के लिए ज़रूरी नहीं है और बिल्कुल बजा है, क्योंकि वो अवाम से आते हैं और अवाम में आपको पता है वो मामला दूसरे होते हैं वोट के लिए। और ये सियासत की खूबसूरती है और वो अवाम के साथ राब्ते में रहने के लिए बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे जो लोग होते हैं ना, कोट टाई लगा के अंग्रेजी बोलने वाले, वो अवाम से राब्ते में भी नहीं रहते और अवाम उन्हें वोट भी नहीं देती। तो अब ऐसे अरकान कौमी असम्बली जो कि हो सकता है मैट्रिक फेल हो, FF पास हो मुश्किल, उनको कानून का अलफ बे ना पता हो और वो बेचारे जो है अपने मुकदमात के लिए वकीलों के मरहूने मिन्नत हों और वकीलों को लाखों रुपए अपनी जमा पूंजी सारी उम्र की दे के अपने केस लड़ते हों, वो अब जुडिशल कमीशन में बैठ के वकीलों तो छोड़ें, जजों की सिलेक्शन वो करेंगे या अपना राय देंगे, अपनी वोट देंगे। तो ये एक बड़ा अजीब बात है कि सियासतदानों को कमीशन में जो शामिल किया गया उनकी कोई तालीमी काबिलियत का मैयार नहीं है। और दूसरी तरफ आप ये देखें, इसके मुतबादिल क्या होगा, लोग कहेंगे नहीं फिर किसी वकील को डाल लो। अब वकील क्या करेगा? जो वकील जो कि वकला तंजीमों में भी मुंतखब होते हैं वो भी फीसें उनकी डबल हो जाती हैं और जो जजों के इंतखाब के अमल में हिस्सा बनेंगे तो उनकी फीसें कहाँ जाएंगी? ये बड़े बड़े जो लॉयर हैं जो सेनेट में हैं या जो कौमी असम्बली में हैं, जमातों में हैं, ये जब जजों के इंतखाबी अमल का हिस्सा बन जाएंगे तो ये तो चाहे वो चीफ जस्टिस का इंतखाब करने वाली वो पार्लियामेंट्री कमेटी हो, चाहे वो जुडिशल कमीशन हो, ये तो फिर जजों से जाके चैम्बरों में वकीलों की तो वैसे ही रसाई होती है। बिल्कुल, आप उन्हें रोक तो नहीं सकते। तो चीफ जस्टिस के इंतखाब के लिए भी वो तीनों जजों के साथ बारी बारी जाके मुलाकातें करेंगे, अपने केस लगवाएंगे, अपने हक में फैसले करवाएंगे, अरबों रुपयों के केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो इन वकीलों को तो आप नहीं रोक सकते जजों से मिलने से। तो ये जब जुडिशल कमीशन में अगर वकील आ जाएंगे तो मुझे बताएं तो इनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होगा। बिल्कुल। तो इसका हल यही है कि सियासतदानों को इस तरह के अमल में हिस्सा होना ही नहीं चाहिए। या अगर आप करते हैं तो फिर हिम्मत करें, जुर्रत करें, रखें जुडिशल कमीशन का इजलास, बुलाएं सियासतदानों को और उसको लाइव दिखाएं, सारी दुनिया को पता चले कि इन सियासतदानों की क्या औकात है जो जजों का इंतखाब कर रहे हैं, किस बुनियाद पर उन जजों का क्या मायार है जिनको चीफ जस्टिस या जज लगाए जा रहे हैं। ओपन करें ना, फिर लाइव दिखाए ना, फिर सारी प्रोसीडिंग। वो भी नहीं कैमरा होगी, वो इन कैमरा इसलिए होगी कि सियासतदानों की जो नालायकी है, जहालत है, वो सारी दुनिया ना देख सके कि क्या मायार है। क्यों जस्टिस मंसूर अली शाह जो है वो अगर 3 जजों के पैनल में हैं भी तो उनको क्यों नजरअंदाज किया जा रहा है, ये फिर लाइव सारी दुनिया को बताए ना कि जस्टिस मंसूर अली शाह को वो उनकी तालीमी काबिलियत ठीक नहीं है, उनकी रेपुटेशन ठीक नहीं है, बताए ना दुनिया को। किसी में जरूरत है वो इस तरह की बात कर सके बगैर सबूत के। तो इसलिए इन कैमरा रखा गया है कि इन्होंने करनी है सियासत, इन्होंने करनी है इंतकामी कार्रवाइयाँ, इन्होंने करनी है जजों को तजलील करना है, जलील करना है, उन्हें ब्लैकमेल करना है और उन करप्ट लोगों को आला तरीन अदालती ओहदों पर बिठाना है कि जो लोग सियासतदानों के मातहत होंगे उनकी बात सुनेंगे। इसलिए इन कैमरा किया जाएगा ये सारा सेशन। इसमें जो इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक डिवीजन आ रही है कि जो बेंचेस होंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस, उन बेंचेस में भी जो एक जो टॉप 3 जो सीनियरिटी का लेवल है वो पैरेलल सीनियरिटी बनाई गई है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अलग सीनियरिटी और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस में जो जजेस होंगे उनकी अलग सीनियरिटी। ये क्या किस्सा है? देखें, यही वो रियासत के अंदर रियासत है, स्टेट विद इन द स्टेट जिसकी हम बात कर रहे थे
कि हुकूमत के स्टेट के अंदर तो पहले ही इस्टेब्लिशमेंट ने अपनी स्टेट बनाई हुई है। अब अदलिया जो एक वाहिद और आखिरी इदारा था जिसके अंदर घुस के आप लोगों ने उसको तकसीम नहीं कर पा रहे थे, तो उसका असर क्या हो रहा था कि जजों के घरों में वीडियो कैमरे लग रहे थे, उनके रिश्तेदारों को अगवा करके तशद्दुद किया जा रहा था क्योंकि वो अंदर नहीं घुस पा रहे थे। और काजी फायज ईसा चीफ जस्टिस जो है उन्होंने भी उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुछ नहीं किया। तो अब इस्टेब्लिशमेंट को इतनी हिम्मत हो गई, तो उन्होंने कहा हुकूमत हमारे हाथ में है, पार्लियामेंट हमारे हाथ में है, हम पार्लियामेंट के अंदर घुस के इन MNAs को ठुड्डे मारते हैं, गिरफ्तार करते हैं, घसीट के बाहर लाते हैं, ये कुछ नहीं कर सकते। और स्पीकर एजाज सादिक जैसे लोग जो हैं वो स्पीकर बैठे हुए हैं, और ये शहबाज शरीफ को तो हमें सिर्फ एक आंख का इशारा करने की देर है। तो वाहिद जो इदारा रह गया था पार्लियामेंट और हुकूमत के बाद वो अदलिया रह गया था। तो उन्होंने हुकूमत को इशारा किया, पार्लियामेंट को ज़रा आंखें दिखाई, उन्होंने जनाब आईनी तरमीम का बिल ले आए और बिल में क्या किया कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर तकसीम कर दी। जो आईनी अदालत उन्होंने स्मोक स्क्रीन एक बनाई थी कि हम ऊपर बना रहे हैं, उन्होंने कहा अच्छा ऊपर वाला पोर्शन खाली नहीं है तो उसी पोर्शन में घुसा दो जिसमें सुप्रीम कोर्ट पहले ही रह रही है। अब अंदर उसके सुप्रीम कोर्ट के घुस के एक आईनी बेंच बना रहे हैं। वो आईनी बेंचेस क्या है? वो आईनी बेंचेस के लिए ये जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है इसको अख्तियार दिया गया है कि वो सुप्रीम कोर्ट की जो फुल कोर्ट है उसमें से वो फैसला करेंगे कि आईनी मामलात कौन से जजेस सुनेंगे। यानी अंदाज़ा लगाएं वो जो जुडिशल कमीशन है उसमें 4 सियासतदान हैं, अटॉर्नी जनरल, लॉ मिनिस्टर और अब एक स्पीकर का कोई मुलाजम या कोई दोस्त या रिश्तेदार, वो बैठ के तय करेगा कि जो आईनी दरख्वास्तें हुकूमत के इक़दामात के खिलाफ आती हैं, पार्लियामेंट की कानून साजी के खिलाफ आती है, उनको कौन से जजेस सुनेंगे, कितने जजेस सुनेंगे, उनको आईनी बेंच का नाम दे दिया गया। गवर्नमेंट रिस्पोंडेंट और जिनमें गवर्नमेंट रिस्पोंडेंट होती है, फरीक होती है, तो वो बैठ के जो है ये फैसला करेंगे कि ये जज मुझे पसंद। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनली इंस्टीट्यूशनली फोरम शॉपिंग का एक उन्होंने सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया है हुकूमत के लिए। क्या हुकूमत विल डू फॉर फोरम शॉपिंग? फोरम शॉपिंग क्या कि दे विल डिसाइड कि हमें किस जज ने हमारे खिलाफ केस सुनना है और किस बेंच ने सुनना है और कितने जज सुनेंगे। तो ये जुडिशल कमीशन को इतना वो कर दिया गया ताकतवर, और चीफ जस्टिस को ऊपर सिर्फ सरबराही दे दी गई है। वो चीफ जस्टिस को उन्होंने अदलिया का एक किस्म का शहबाज शरीफ बना के रख दिया है कि यानी आप मूर्ति जो है ना ऊपर रखी हुई है कि जी ये हेड है सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन काम जो है ना वो सारा कोई और कर रहा है। तो ये वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बनाने का जो फैसला है। और फिर दूसरी बात यह कि ये जो ड्राफ्ट अभी पार्लिमानी कमेटी ने मंजूर किया है, इसके अंदर एक तरफ 191A में जो तजवीज़ की गई है वो ये कह रहे हैं कि जो जुडिशल कमीशन है वो मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बनाएगा, यानी बहुत सारे जी, और जब वो चाहेगा बनाएगा, जितनी मुद्दत के लिए चाहेगा बनाएगा। फिर आगे जाके कहते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस के लिए जो बनाए जाएंगे, उन कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस के मुंतखब जो जजेस होंगे उनमें से जो 3 सीनियर तरीन होंगे उनकी एक कमेटी बना दी जाएगी। और फिर वो कमेटी ये फैसला करेगी कि 1843 के या 199 की अपीलें या 186 का सदारती रेफरेंस जो है वो कौन सा बेंच सुनेगा। यानी वो 3 सीनियर 3 जजेस उस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस के पूल से लेके उनकी एक कमेटी बनेगी और वो कमेटी फिर फ्यूचर में बेंचेस बनाएगी। एक तरफ ये तरमीम में कह रहे हैं कि वो जुडिशल कमीशन बेंचेस बनाएगा, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि वो 3 जजों की कमेटी बनाएगी। यानी ये भी एक बहुत बड़ा तजाद है। मालूम नहीं है अंग्रेजी का इनका मसला है या क्या है, लेकिन हमारे लॉ मिनिस्टर जो खुद को बहुत बड़ा कानूनी दिमाग समझते हैं, इसमें उन्होंने एक तरफ जुडिशल कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशन, हालांकि वो कह सकते थे सिंपली कि जो जुडिशल कमीशन है वो एक पूल बनाएगा कॉन्स्टिट्यूशन केसेस सुनने के लिए जजों का, और उस पूल में जो सीनियर 3 जजेस होंगे उनकी कमेटी होगी। तो इसका मतलब तो यही है कि उस पूल के अंदर या उन कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस के अंदर जस्टिस मंसूर अली शाह नहीं होंगे, जस्टिस मुनीब नहीं होंगे, और इसके बावजूद चारों सूबों की रिप्रेजेंटेशन होगी। और अब उन कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस की जो तश्कील होगी वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग होगी। अब देखना ही है कि जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर अली शाह टॉप के 2 सीनियर तरीन जजेस हैं। अब अगर इन्होंने बेंच पे शामिल होना है तो या तो किसी एक बेंच पे इन दोनों को 5 जजों के अंदर फंसा दिया जाएगा, इनको अलग से कोई बेंच की सरबराही के लिए इनको कोई बेंच नहीं दिया जाएगा, क्योंकि फिर वो कंट्रोल आ जाएगा ना, कंडक्ट करना, हेयरिंग और मसाइल हो जाते हैं। या फिर इनको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस में वो 3 जजों की जो कमेटी जो सीनियर 3 कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस में होंगे उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब इस कमेटी में नहीं होंगे, और इस कमेटी में नहीं होंगे तो इसका मतलब है वो सीनियर 3 जजों में नहीं होंगे। और अगर वो सीनियर 3 जजों में नहीं होंगे तो इसका मतलब है कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब जो है वो किसी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच पे नहीं होंगे। बिल्कुल।
तो ये मेरे ख्याल में ये जो तरमीम जो भी आई है, ये बराह रास्त जुडिशल कमीशन में सियासतदानों के ज़रिए अब बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन को भी कंट्रोल किया जाएगा। और जो 3 जजों की कमेटी है, उस कमेटी के अंदर मुझे नहीं लगता कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब होंगे। और अगर वो बतौर सीनियर तरीन जज और बतौर सीनियर तरीन जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस नहीं होंगे, तो फिर इसका मतलब किसी बेंच पे वो बैठेंगे नहीं, या आइनी मामलात पे उनको शामिल ही नहीं किया जाएगा। और जुडिशल कमीशन इस बात को यकीनी बनाएगा। मतीउल्लाह जान साहब, ये तो हो गया मामला के अमेंडमेंट्स जो आ रही हैं, इसमें जो है वो क्या सिचुएशन है और कितना कंट्रोल, किस तरह हुकूमत जो है वो बड़े ट्रिक खेल रही है इसमें कि कंट्रोल उनका रहे। दूसरी जानिब अख्तर मैंगल जो है वो बलूचिस्तान से उन्होंने ट्वीट्स भी की दो रोज़ कबल, वो बैरून मुल्क चले गए थे रिज़ाइन दे के, और जो रिज़ाइन था उस रिज़ाइन में भी उन्होंने बहुत कुछ लिखा था, लेकिन जो कुछ उन्होंने लिखा उसको तो एड्रेस किया ही नहीं गया। अख्तर मैंगल जो एक बलूचिस्तान की एक आवाज़ है, उनको वापस लाने के लिए कोई कोशिश नहीं की गई। इवन उनके जो सेनेटर्स हैं उनको जो है वो हरासा किया जा रहा है या उनको मुख्तलिफ़ तरीके से, तो उसका गिला भी किया अख्तर मैंगल। अब वापस आए, आज फिर प्रेस टॉक किए, तो इस अख्तर मैंगल की जो एंट्री है उसको कैसे आप देख रहे हैं? देखिए, अख्तर मैंगल ने जब इस्तीफ़ा दिया था तो उनका पहला इल्ज़ाम यही था कि ये पार्लियामेंट जो है ये आज़ाद नहीं है, ठीक है, ये कंट्रोल्ड है। और अख्तर मैंगल साहब ने बिल्कुल ये दुरुस्त बात की, क्योंकि अगर आप देखें तो शहबाज शरीफ की बतौर वज़ीर-ए-आज़म भी ऑडियो लीक हुई, उनके घर और दफ्तरों में जो है वो खुफिया रिकॉर्डिंग की गई। फिर उसके बाद अगर आप देखें, हमारी जो पार्लियामेंट है उसका ऐवान बाला सेनेट है, उसके चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन के दौरान खुफिया कैमरे बरामद हुए, कुछ नहीं किया, सादिक संजरानी जैसे स्पीकर बैठे हुए, ठीक है। फिर आप तीसरा देखें कि जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि पार्लियामेंट के अंदर घुस के पुलिस ने MNAs को घसीट के गिरफ्तार किया, उनको बाहर निकाला, तो स्पीकर अयाज सादिक ने अभी तक उस पर कुछ नहीं किया। तो अख्तर मैंगल जो बात कर रहे हैं वो 100% दुरुस्त है कि ये कोई आइनी तरमीम नहीं, ये जरगमाली तरमीम है। ये उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं आज के बयान में। तो ये चीज़ें हमें सामने नज़र आ रही हैं, और ये आइनी तरमीम का जितना भी अमल है ये अंडर ड्यूरेस है। और पहले हुकूमत से जो है वो डंडे के साथ फैसले कराए जाते थे। तो मेरे ख्याल में अख्तर मैंगल साहब बड़े दुरुस्त वक्त पे वापस आए। शुदा आइन है उस पर कितना अमल हो रहा है, तो जो तरमीम शुदा आइन होगा उस पर कितना होगा? ये तो सिर्फ वो प्रेस्क्रिप्शन है कि जो लोगों को या गरीब मरीज़ों को बेवकूफ़ बनाने के लिए लिखी जाती है, ताकि वो ये समझे कि डॉक्टर ने मेरा बड़ा इलाज किया। अदरवाइज़ इस प्रेस्क्रिप्शन पे किसी ने कोई अमल नहीं करना, ना पहले वाले आइन पे हुआ और ना अब 26वीं आइनी तरमीम के बाद वाले आइन पे किसी किस्म का अमल होगा। जो आइन की रूह है आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं, और आप जो है ये काजी कार्रवाइयाँ करते जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया मतीउल्लाह जान साहब ने बड़ी तफसील के साथ बताया कि कौन कौन सी जो तरामीम है वो होने जा रही हैं और किस तरह हुकूमत जो है वो कंट्रोल अपना बढ़ा रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर। और जो आइनी तरामीम है, इस आइनी तरामीम को के तनाजुर में अख्तर मैंगल की एंट्री बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखते हैं कि अब फर्दर जो है इस मामले में क्या होता है। आपको अपडेट करते रहेंगे, हमें फ़ीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।